नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 11th क्लास का चैप्टर 11 जिसका नाम है पूर्ति का सिद्धांत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न है कि वस्तु की पूर्ति में वृद्धि का एक कारण बताइए। कि वस्तु की जो पूर्ति में वृद्धि होती है उसका कोई भी एक कारण बता दीजिए। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे तकनीक में सुधार या वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो आपको कोई सा भी एक बता देना है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि उद्योग में फर्मों की संख्या में अगर वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु की पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये एक उसका कारण है। दूसरा प्रश्न है कि एक वस्तु की पूर्ति को बेलोचदार कब कहा जाता है। एक वस्तु की पूर्ति जो होती है उसको बेलोचदार कब कहा जाता है। तो इसे तब कहा जाता है जब वस्तु की पूर्ति की लोच इकाई से कम हो। कि जब वस्तु की जो पूर्ति की जो लोच है वो अगर एक से कम है तो वो पूर्ति लोच क्या होगी, उस वस्तु की पूर्ति लोच क्या होगी, बेलोचदार होगी। अगला प्रश्न है कि आपूर्ति मात्रा में परिवर्तन और आपूर्ति में परिवर्तन के बीच अंतर को समझाइए और रेखा चित्र का भी प्रयोग कीजिए। आपूर्ति मात्रा में परिवर्तन और आपूर्ति में परिवर्तन, बस डिफरेंस सिर्फ मात्रा का ही है वर्ड में, बाकी अंतर बहुत है, वो हम देखेंगे। और इसी में और में भी पूछा गया है जो बिल्कुल सेम टू सेम यही है, बस वर्ड चेंज कर दिए गए हैं कि पूर्ति वक्र पर चलना और पूर्ति वक्र का खिसकना, इनके बीच अंतर समझाइए। और वक्र है तो रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो एक दूसरे से संबंधित है। आपूर्ति में जो परिवर्तन है वो पूर्ति वक्र पर चलन से संबंधित है और आपूर्ति में जो परिवर्तन है वो पूर्ति वक्र पे खिसकने से संबंधित है। पूर्ति वक्र पर संचलन को ही आपूर्ति मात्रा में परिवर्तन कहते हैं और जो पूर्ति वक्र में खिसकाव होता है उसको आपूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। तो इन दोनों के अंतर को आइए देखते हैं। तो पहला अंतर क्या है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है। किससे? वस्तु की कीमत में अगर चेंज हुआ, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो उससे वस्तु की पूर्ति में अगर परिवर्तन हो गया तो उसे आपूर्ति मात्रा में परिवर्तन या पूर्ति प्रचलन भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आया कि अगर कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन या पूर्ति पर चलन। और वहीं दूसरी ओर पूर्ति में खिसकाव में क्या है कि जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों के कारण पूर्ति में परिवर्तन होता है। अन्य तत्वों के कारण अगर पूर्ति में परिवर्तन हुआ, अन्य तत्व क्या, यानी जैसे टैक्स हो गया या गवर्नमेंट की आर्थिक सहायता हो गई या तकनीक हो गया, है ना, ये सब, ये अन्य तत्व। तो अन्य तत्वों के कारण अगर पूर्ति में परिवर्तन आया तो उसे क्या बोलेंगे, आपूर्ति में परिवर्तन बोलेंगे या पूर्ति वक्र का खिसकना भी बोलते हैं उसको। पूर्ति में संचलन और पूर्ति में खिसकाव के बीच दूसरा अंतर क्या है वो देखते हैं कि वस्तु की कीमत को छोड़कर पूर्ति के अन्य निर्धारक तत्व स्थिर माने जाते हैं। ठीक है, पूर्ति के संचलन में क्या होता है कि वस्तु के जो अन्य निर्धारक तत्व होते हैं उनको क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है कीमत को छोड़कर। लेकिन पूर्ति के खिसकाव में क्या होता है कि वस्तु के अन्य निर्धारक तत्व को छोड़कर वस्तु की कीमत को स्थिर माना जाता है। यानी साफ सीधी बात ये कि पूर्ति के संचलन में वस्तु की जो कीमत रहेगी वो स्थिर नहीं रहेगी और पूर्ति के खिसकाव में वस्तु की कीमत स्थिर मानी जाएगी। पूर्ति वक्र के संचलन और खिसकाव में जो तीसरा अंतर है वो क्या है कि जो पूर्ति के संचलन में जो पूर्ति वक्र होता है वो ऊपर या नीचे की ओर होता है। या तो वो जो वक्र है वो या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, जिसमें दिखाया भी गया है इस वक्र में। लेकिन पूर्ति के खिसकाव में क्या होता है कि उसका जो पूर्ति वक्र होता है वो या तो आगे जाएगा या
पीछे जाएगा, या तो वो आगे जाएगा या वापस पीछे जाएगा, जो पूर्ति के खिसकाव में देखा जाता है, पूर्ति वक्र के खिसकाव में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तकनीक प्रगति किस प्रकार एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की पूर्ति का निर्धारक है। यानी सीधा सिंपल कि तकनीक में अगर प्रगति हो गई यानी तकनीक का विकास हो गया तो उससे पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूर्ति में वृद्धि होगी या कमी होगी, सीधा सिंपल ये बताना है। तो ठीक है, यदि उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है, अगर उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है तो उससे क्या होगा, सुधार हो जाएगा तो उससे वस्तु की लागत जो होगी उसमें कमी आएगी, यानी वस्तु को बनाने में जो खर्चा लगता था पहले वो अब कम लगेगा अगर तकनीक सुधर जाती है तो। लेकिन इससे होगा क्या, अगर लागत में कमी आ गई तो इसके कारण जो वर्तमान कीमत है उस पर वस्तु की अधिक पूर्ति की जाएगी। यानी अगर लागत कम हो गया तो इससे क्या होगा, उत्पादक को फायदा होगा वस्तु को बनाने में, तो वो क्या करेगा, वस्तु को और अधिक बनाएगा, उसकी और अधिक पूर्ति करेगा वर्तमान कीमत पर, ताकि उसको और फायदा मिले, वो उसी प्राइस पर उस वस्तु को बेचे और उससे जो उसको जो लागत हो रहा है वो कम होगा और प्राइस वही रहेगा, तो इससे क्या होगा, उसको लाभ बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो वस्तु की जो पूर्ति है वो अधिक कर देगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सामान्य वस्तु की कीमत मांग लोच में ऋणात्मक चिन्ह जुड़ा होता है। बिल्कुल हमने देखा भी है कि कीमत मांग लोच के जो फार्मूले में क्या होता है कि जो माइनस का निशान होता है वो लगा रहता है, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह जुड़ा होता है, ठीक है, माना। तो जबकि कीमत पूर्ति लोच के साथ, जो कीमत पूर्ति लोच होता है उसके साथ धनात्मक चिन्ह होता है, ऐसा क्यों? कीमत मांग लोच में ऋणात्मक चिन्ह है उसके फार्मूले में और कीमत पूर्ति लोच में धनात्मक चिन्ह है, ऐसा क्यों भाई? तो क्यों, उसका कारण देखिए। क्योंकि किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। तो जब ये विपरीत संबंध होगा तो उसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। लेकिन किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति की गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत कम होती है तो पूर्ति की गई मात्रा भी कम हो जाती है। तो ठीक है, इन दोनों में तो धनात्मक संबंध होता है। तो जब धनात्मक संबंध होता है तो इसके फार्मूले में भी यानी पूर्ति की कीमत लोच में भी क्या लगेगा, धनात्मक संबंध यानी धनात्मक चिन्ह लगेगा, होता है, बिल्कुल होता है। तो जब ये विपरीत संबंध होगा तो उसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। लेकिन किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति की गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत कम होती है तो पूर्ति की गई मात्रा भी कम हो जाती है। तो ठीक है, इन दोनों में तो धनात्मक संबंध होता है। तो जब धनात्मक संबंध होता है तो इसके फार्मूले में भी यानी पूर्ति की कीमत लोच में भी क्या लगेगा, धनात्मक संबंध यानी धनात्मक चिन्ह लगेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ति अनुसूची से क्या अभिप्राय है। पूर्ति अनुसूची यानी पूर्ति तालिका, पूर्ति की जो तालिका है वो क्या होती है, और यदि सरकार किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है या आर्थिक सहायता देती है तो इससे वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा सिर्फ 2 सवाल पूछा है कि पूर्ति अनुसूची होती क्या है और अगर सरकार आर्थिक सहायता देती है किसी वस्तु पर तो उससे वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होगी या कमी होगी, सिर्फ यही बताना है। बिल्कुल, तो सबसे पहले वो जो अभिप्राय पूछा है पूर्ति अनुसूची का वो बताते हैं कि पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु के विभिन्न संभव कीमतों पर वस्तु की विभिन्न संभव मात्राओं की बिक्री को प्रकट करता है। यानी वो तालिका
जो क्या दिखा रहा है कि किसी वस्तु की जो कीमत है उस पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा बेचनी है, ये सिर्फ उसको प्रकट कर रहा है कि हाँ यदि इतनी कीमत होगी तो उस वस्तु की इतनी संभव मात्रा बेची जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो हुआ पूर्ति अनुसूची का डेफिनेशन यानी अभिप्राय। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसी सवाल में पूछा गया था कि अगर आर्थिक सहायता दी जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा पूर्ति पर उस वस्तु के। तो ठीक है, देखते हैं। सरकार द्वारा दी गई इस आर्थिक सहायता से उत्पादन के लागत में कमी होगी। बिल्कुल सही। अगर सरकार आर्थिक सहायता देगी उत्पादकों को तो उनका जो खर्चा होता है वस्तु को बनाने में वो कम लगेगा उनसे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है बनाने के लिए, वस्तु आर्थिक सहायता दे रही है ना। तो इससे क्या होगा, उनके खर्चे में कमी होगी, लागत में कमी होगी। तो इससे क्या, तो इससे वस्तु की कीमत समान रहने पर, अगर वस्तु की कीमत समान है, वस्तु की कीमत वही है, आर्थिक सहायता देने के बावजूद भी अगर वस्तु की कीमत वही है तो इससे उत्पादक को क्या होगा, लाभ मिलेगा। बिल्कुल, उत्पादक के लाभ में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर उसके लाभ में वृद्धि होगी तो वो क्या करेगा, वो सिंपल सी बात है, वो पूर्ति में वृद्धि करेगा और लाभ कमाने के लिए। यानी सीधा सिंपल है कि अगर आर्थिक सहायता मिलेगी तो उससे क्या होगा, खर्चा कम होगा वस्तु को बनाने में, और अगर खर्चा कम होगा तो लाभ में वृद्धि होगी, और लाभ में वृद्धि होगी तो वो और वस्तुओं का निर्माण करेगा जिससे पूर्ति में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है कि पूर्ति में कमी और पूर्ति में संकुचन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। पूर्ति में कमी और पूर्ति में संकुचन के बीच सीधा सीधा अंतर बताना है और रेखा चित्र का प्रयोग करना है। पूर्ति में कमी और पूर्ति में संकुचन, इन दोनों के बीच पहला अंतर क्या है कि पूर्ति में कमी से क्या अभिप्राय है कि पूर्ति की गई मात्रा में कमी से है। पूर्ति में कमी तब होगी जब पूर्ति की गई मात्रा में कमी होगी। कब, जब कीमत स्थिर हो। यानी जब कीमत स्थिर रहेगा और पूर्ति की गई मात्रा में कमी हो गई कीमत स्थिर होने के कारण, तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ति में कमी बोलेंगे। ठीक है। लेकिन पूर्ति में संकुचन क्या है, पूर्ति में संकुचन से अभिप्राय वस्तु की कीमत में कमी करने के कारण पूर्ति की गई मात्रा में कमी हो। ठीक है। यानी अगर कीमत में कमी हुई, यानी कीमत में चेंज हुआ, कीमत में कमी हुई, तो पूर्ति की गई मात्रा में अगर उससे कमी हो जाती है तो वो क्या होगा, पूर्ति में संकुचन होगा। और पूर्ति में कमी कब होगा, जब कीमत क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो दोनों में सिर्फ यही अंतर है पहला कि अगर कीमत स्थिर रही और पूर्ति में कमी हुई तो वो पूर्ति में कमी होगी, और अगर कीमत में चेंज आया या कीमत में कमी हुई, उससे जो पूर्ति की मात्रा में कमी हुई, तो वो क्या होगा, पूर्ति में संकुचन होगा। दूसरा अंतर क्या है कि पूर्ति में कमी का अध्ययन इस मान्यता पर किया जाता है कि वस्तु की कीमत स्थिर हो। यानी पूर्ति में कमी का अध्ययन तभी किया जा सकता है जब वस्तु की कीमत क्या हो, स्थिर हो। वहीं पूर्ति के संकुचन में क्या होता है कि पूर्ति में संकुचन का अध्ययन इस मान्यता पर किया जाता है कि पूर्ति के अन्य निर्धारक तत्व स्थिर रहें। यानी इसमें क्या है कि कीमत स्थिर होना चाहिए और इसमें क्या है कि अन्य निर्धारक तत्व स्थिर होने चाहिए। सिर्फ कीमत को छोड़कर, कीमत चेंज हो सकता है इसमें, लेकिन अन्य निर्धारक तत्व हमेशा स्थिर होने चाहिए, तभी पूर्ति में संकुचन का अध्ययन किया जा सकता है। पूर्ति में कमी और संकुचन में तीसरा अंतर क्या है कि पूर्ति में कमी के कारण पूर्ति वक्र में पीछे की ओर खिसकाव होता है। जो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि अगर पूर्ति में कमी होगी तो पूर्ति का जो वक्र है वो कहाँ हो जाएगा, पीछे की ओर खिसकेगा, जो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। लेकिन पूर्ति में संकुचन में क्या होता है कि पूर्ति में संकुचन के कारण पूर्ति वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर संचलन होता है। यानी पूर्ति में संकुचन अगर हुआ तो उससे पूर्ति वक्र क्या होगा, दाएं से बाएं नीचे की ओर संचलन होगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है कि दाएं से बाएं ये नीचे की ओर संचलित हो रहा है। अगला मुख्य प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर कर में वृद्धि कर दी जाए,
यदि किसी वस्तु पर कर में यानी टैक्स में वृद्धि कर दी जाए तो इससे पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे पूर्ति वक्र पर या पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं कि अगर कर में वृद्धि कर दी जाए, टैक्स में वृद्धि कर दी जाए तो इससे क्या होगा? उत्पादन की जो लागत है उसमें वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल, अगर टैक्स बढ़ा दिया, अगर कर बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा? उत्पादक को वस्तु का उत्पादन करने में ज्यादा खर्चा लगेगा, लागत में, जिससे वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल, तो जिसके परिणाम स्वरूप यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा कि लाभ में कमी होगी। उत्पादक का खर्चा ज्यादा होगा तो उसे लाभ में क्या होगा? कमी आएगी, उसके लाभ में बिल्कुल होगी। यानी वस्तु की समान कीमत पर, यानी जो वस्तु की जो कीमत थी पहले, उस पर उत्पादक जो है वो वस्तु की पूर्ति कम कर देगा, बिल्कुल कम करेगा। या जब उसको लाभ नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा? वस्तु की पूर्ति कम कर देगा, बिल्कुल कम करेगा। तो इससे क्या होगा? कर में वृद्धि से वस्तु की पूर्ति में कमी आएगी। यानी सीधा सिंपल लॉजिक ये कि अगर कर में वृद्धि हुई तो वस्तु की पूर्ति में कमी होगी। अगला प्रश्न है कि यदि एक उत्पाद या वस्तु की कीमत में 15 रुपए प्रति इकाई से 19 रुपए प्रति इकाई की वृद्धि होती है, यानी एक वस्तु है जिसकी कीमत पहले क्या थी? 15 रुपए थी और बाद में क्या हो गई? 19 रुपए हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पूर्ति की गई मात्रा में 75 इकाई से 95 इकाई की वृद्धि हुई। यानी जब 15 रुपए इकाई बिक रही थी तो वस्तु की पूर्ति क्या थी? 75 थी, और जब 19 रुपए हो गई तो वस्तु की पूर्ति क्या हो गई? 95 रुपए हो गई। ठीक है, सिंपल। तो क्या कह रहा है कि पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए उसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र जान लेना बहुत ही जरूरी है। वो होता क्या है कि पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत प्रतिशत में परिवर्तन। और जब हम इन दोनों के प्रतिशत को काट देते हैं, यानी 100 को काट देते हैं, तो एक नया फार्मूला बन के आता है, जो ये है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी हुई इंटू में पी अपॉन क्यू। अगर हमें इस सवाल में से ये चारों मिल गए तो हम आराम से पूर्ति की कीमत लोच निकाल लेंगे। तो पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र को अपनाना पड़ेगा, और इस सूत्र में जो भी है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो पहला इस सूत्र में क्या है? डेल्टा क्यू, यानी इकाई में परिवर्तन। तो इकाई में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर बताया गया है कि नई इकाई में से पुरानी इकाई को हमें घटा देना है, तो इकाई में परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल, तो नई इकाई क्या है? नई इकाई है 95। ठीक है, और पहली जो यानी जो पुरानी जो इकाई थी वो क्या थी? 75। तो बस हम 95 में से 75 को घटा देंगे तो क्या आएगा? 20। बिल्कुल, यानी हमें डेल्टा क्यू मिल गया कि क्या है? 20। ठीक है, अब हमें अपॉन में डेल्टा पी चाहिए, यानी कीमत में परिवर्तन। तो कीमत का भी परिवर्तन का वही है, नए में से पुराने को घटा देना। तो नया रेट क्या है? 19 रुपए, और पुराना रेट क्या था? 15 रुपए। तो 19 में से 15 को घटा दिया तो कितना आया? 4। हमारे पास अब डेल्टा पी भी आ चुका है। बिल्कुल, अब हमें पी यानी कीमत निकालना है। तो पी का मतलब पुरानी वाली कीमत जो पहले थी। तो पहले क्या थी? 15 रुपए थी। बिल्कुल, पहले 15 रुपए थी, तो पी क्या हो गया? 15। और इकाई पहले क्या थी? 75 थी, तो क्यू क्या हो गया? 75। बस अब हमें सब मिल चुका है, बस अब हम फार्मूले में इसको पुट कर देंगे और हमारा पूर्ति की कीमत लोच आराम से निकल आएगा। तो डेल्टा क्यू की जगह हमने 20 रखा, डेल्टा पी की जगह हमने 4 रखा, और पी की जगह हमने 15 रखा, और क्यू की जगह 75। अब जब हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे, इसको घटा वटा के जो भी है भाग भाग करके कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यानी पूर्ति की कीमत लोच जो है वो क्या है? 1 है, 1 इकाई है।